बेटे आराम से लिखना है, कुछ समझ आए तब भी ठीक, नहीं आए तब भी ठीक। बेटे लेजर और लेजी के फीचर्स लिख दे, समझाने का काम हाजिर है बेटे, बंदा हाजिर है सेवा में। लेजर में लिख लिया, ही इज द ओनर, ही रिसीव्स लीज रेंट, ही विल चार्ज डेप्रिसिएशन, ही विल बी एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन। लेजी यूजर, आप यूजर हैं, आप अपोलो टायर हैं, आपको 50 लाख की मशीनरी खरीदनी थी, आप यूजर हैं, लेजी को यूजर बोलते हैं। उसको किराया देना पड़ेगा, किराया डेबिट कर सकते हैं, किराया अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा है ना ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू किराया। बेटे खर्चे को तो डेबिट करते हैं, बट बेटे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो ओनर थोड़ी है। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू चार्ज डेप्रिसिएशन, ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सैलवेज वैल्यू। बेटे सैलवेज क्या होती है? एक एसेट को हम जब यूज करते हैं, खरीद लेते हैं, तो एंड ऑफ द टर्म हम जब उसको बेचते हैं कबाड़ी वाले को, तो बेटे उसको बोलते हैं साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू। ठीक है बेटे। बेटे भले ये पेपर में नहीं आए, लेकिन एक बात यकीन से रख लीजिएगा, कंसेप्ट 1 अगर आपने ईमानदारी से लिख लिया, पढ़ना नहीं है बेटा लिखना है, तो यकीन मानिए आपको समझ बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा। बेटे पूरे YouTube में देख लीजिए, पूरी फेस टू फेस देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, पीपीटी के थ्रू किसी ने भी सीएस प्रोफेशनल को नहीं पढ़ाया, कंसेप्ट नहीं बनाए। बेटे एक भूपेश आनंद है जिसने कंसेप्ट तक बना दिए, पीपीटीज बना दी। लिखिए, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग लीज रेंट पेड, profit and loss account debit to lease rent, being lease rent debited in profit and loss account, lease rent account debit to bank, being lease rent paid, profit and loss account debit to lease rent, being lease rent debited to profit and loss account। अभी देख लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, नो टेंशन। अभी केस स्टडी बाद में लिखेंगे, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि लीज का मतलब होता क्या है। मैंने कहा जी लीज का मतलब है किराए में लेना, किराए का एग्रीमेंट। क्योंकि जो चीज आपकी नहीं है, आप उसको यूज करने के लिए ले रहे हैं, तो बेटे ये किराए का एग्रीमेंट ही तो हुआ। लीज एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट between, it is an agreement between, it is an agreement between lessor, that is owner, and lessee, that is user of the asset. It is an agreement between lessor and lessee, that is user of the asset, as per which lessee will pay a rent। बेटे अब ये रेंट फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और बेटे सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। आराम से बेटे, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ओनर एंड यूजर, एज पर विच द यूजर लेजी विल पे अ रेंट, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, at equal
interval of time. बेटा लिखना चाहे लिख सकते हैं, कंसेप्ट 1 में ऐड कर सकते हैं। कंसेप्ट 1 में जो लिखा अभी आपने उसी में आगे ऐड कर दीजिए ई पॉइंट। बेटे वैसे ही प्यार आ गया, पीपीटीज में है, फिर भी मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ और लिखूं, कुछ और बताऊं। बेटे आप भगवान आए हो मेरे घर, मैं चाहता हूं मैं हर चीज बता डालूं जो मुझे बताए। एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिख लिया बेटे, मैं पीछे कर देता हूं नहीं लिखा हो तो। At equal interval of time, as per lease agreement, lessor is the owner. Lessor is the owner, and hence can claim depreciation, and hence can claim depreciation. बेटा lessor depreciation claim कर सकता है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बेटे डेप्रिसिएशन तो ओनर को ही मिलती है, ठीक है जी। इट मे बी नोटेड दैट एट द एंड ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद, at the end of lease contract, generally asset reverts back to lessor. Hence lessee cannot enjoy the scrap value of an asset. It may also be, बेटे जो आपने लिखा वही है, लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में लिखा रहा हूं। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट लीज रेंट इज अ deductible expense. It may also be noted that lease rent is a deductible expense. डिडक्टेबल कौन से होते हैं? जो खर्चे इनकम टैक्स एक्ट में डेबिट किए जाते हैं। तो मैं एंट्री लिख रहा हूं, किराया अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू किराया। बेटे पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री होगी। किराया कट गया बेटे, आ जाओ बेटे। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने 10,000 रुपए का किराया दिया, तो मैंने 10,000 रुपए से अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया होगा। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात बोलने जा रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने 10,000 रुपए का किराया दिया, लीज रेंट दिया। लो नाराज क्यों होते हो? लीज रेंट डेबिट टू कैश
टू लीज रेंट। लो, मैं आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना देता हूं, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपके सामने बना दिया। बेटे मान लेते हैं यहां पर सेल्स है 5 लाख रुपए की, एक ही कंपनी है बेटे, एबीसी कंपनी एक ही है, और यहां पर सेल्स है 5 लाख रुपए की। यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3 लाख रुपए की, और यहां पर भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3 लाख रुपए की। इसका मतलब हर चीज सेम है, एक चीज को छोड़कर ये एसेट इसने लीज पे लिया है और लीज रेंट 1 लाख रुपया दे रहा है, और यहां पर लीज रेंट दे ही नहीं रहा क्योंकि लीज पे नहीं लिया है। तो मैं आपसे चाहता हूं, मुझे बताइए अगर टैक्स रेट 30% हो तो आप बताइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, टैक्स कितना होगा, और आफ्टर टैक्स कितना होगा। बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, वैसे बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा। ये देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटे 1,40,000 और 70, मतलब डिफरेंस कितने का है, 70,000 रुपए का डिफरेंस है मेरे बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 70,000 रुपीज का डिफरेंस है। बट मैंने अगर खर्चों को देखा तो बेटे खर्चों में 70,000 से डिफरेंस नहीं है, खर्चों में डिफरेंस कितने से है, 1 लाख रुपए से। ये देख लीजिए, खर्चों में डिफरेंस 1 लाख रुपए से है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिफरेंस 70,000 रुपए से है। अब मैं आपसे पूछता हूं ऐसा क्यों, मैंने तो दिए 1 लाख थे बट मेरे प्रॉफिट में 70,000 से कमी आई, 1 लाख से कमी क्यों नहीं आई। अगर आप ध्यान से देखें तो लीज रेंट एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं। आप चेक करिए, टैक्स मैं पहले केस में 30,000 दे रहा हूं और उस केस में 60,000 दे रहा हूं। इसका मतलब क्योंकि मैं खर्चा डेबिट कर रहा हूं तो मेरे यहां पे प्रॉफिट्स 1 लाख है और यहां पे 2 लाख है, तो बेटे यहां मुझे टैक्स 1 लाख के ऊपर देना पड़ेगा और यहां पर टैक्स 2 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। तो बेटे मैं यही तो बात बता रहा हूं कि एक्चुअली में आपने दिए 1 लाख ही है, लेकिन आपके घर में बेटे लीज रेंट आपने 1 लाख रुपया ही दिया है, लेकिन आपके घर में से, आपके घर से 30,000 रुपए गए हैं और 30,000 रुपए के टैक्स बच गया है। तो आपके घर से कितने गए मेरे बेटे, लीज रेंट आफ्टर टैक्स। लो बेटे, मैं आपसे कह रहा हूं लीज रेंट से टैक्स की छूट 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 मिलती है, तो हम देते कुछ और हैं, हाथी के दांत कुछ और है, दिखाते कुछ और है। बेटे हाथी के दांत दिखने के कुछ और, खाने के कुछ और, दिखने के कुछ और, खाने की कुछ और मेरे बेटे। तो मैं ये कह रहा हूं कि लीज रेंट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। अब समझ आई, लीज रेंट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, हेंस cash outflow will be after tax lease rent, that is lease rent 1 minus tax। बेटे ये लीज रेंट आफ्टर टैक्स ही हो गया, सिंपल यूज कर दिए बेटे, और क्या। ये लो, तो बेटे ऐसे ही बस कंसेप्ट 1 बताया है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं
कि हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हम वो एसेट लीज पे लें या खरीद लें। बेटे अगर मैं लीज पे लेता हूं तो मुझे लेजी के लिए ही सोचना है, मैं यूजर हूं, मैं यहां पे ये कहता हूं इस कंसेप्ट में, मैं ये कहता हूं आई हैव टू थिंक from the point of view of user, that is lazy यूजर के पॉइंट से सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? वेदर टू एक्वायर एसेट on lease basis or to acquire the asset on ownership basis। बेटे बेटे यही तो है मेरे बेटे जो बात मुझे सोचनी है। तो अगर मैं लीज बेसिस में करता हूं तो मुझे मेरी जेब से किराया जाएगा बस, और जो मैं किराया दे रहा हूं वो नहीं जाएगा इफेक्टिवली, क्योंकि टैक्स की बचत हो जाएगी। जो मैं दे रहा हूं उसमें टैक्स की बचत करने के बाद जो बच जाएगा बस बेटे वही जा रहा है, बस बेटे वही जा रहा है, बस बेटे वही जा रहा है। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस एसेट को खरीद लूं तो फिर मेरे जेब से कितने पैसे जाएंगे। तो अभी आपने कंसेप्ट 1 लिख लिया, कंसेप्ट 2 केस स्टडी मैंने बता दी, कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 4, कंसेप्ट 5 और कंसेप्ट 6 मैं बाद में बताऊंगा बेटे। पहले कंसेप्ट 7 लिखना है मेरे बेटे, या ऐसा मानिए कि आपको कंसेप्ट 1 और 2 CS प्रोफेशनल में नहीं करना, ऐसा मान लीजिए। कंसेप्ट 2 भी नहीं करना, कंसेप्ट 3 भी नहीं करना, कंसेप्ट 4 भी नहीं करना बेटे। सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कराता हूं, क्योंकि मैं आपकी एक्सक्लूसिव क्लास ले रहा हूं, एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूं सीएस प्रोफेशनल के लिए। तो बेटे इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं वही कंसेप्ट बताऊं जो आपको आएंगे। तो बेटे कंसेप्ट नंबर 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, और बेटे मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट नंबर 7 लिखें मेरे बेटे। हेडिंग लिख दें कंसेप्ट नंबर 7 बाइंग ऑप्शन, लिखो मेरे बेटे। मुझे खुशी मिलेगी मेरे बच्चे जब आप लिखोगे। लिखो बेटे, बाइंग एग्रीमेंट और लोन एग्रीमेंट कभी लिख ले, मैं समझा दूंगा। Now user of the asset has two options. As per option 1, user can either acquire the asset on lease. As per option 2, user can borrow the funds from bank. अंडरलाइन कर दीजिए, बोरो एंड फाइनेंस और फ्रॉम फाइनेंस कंपनी एंड कैन परचेज द एसेट। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास फंड्स नहीं है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड है।
आराम से बेटे लोन एग्रीमेंट के लिए लिखिए। बेटे लिख लिया बी पॉइंट। बेटे फॉलोइंग कैन बी टू टाइप्स ऑफ रीपेमेंट एग्रीमेंट, अभी लिख लें। मैं अभी समझाऊंगा एक केस स्टडी से, ये आ भी गई है केस स्टडी। बेटे टाइप 1 है व्हेन लोन अमाउंट इज टू बी रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और टाइप 2 है बेटे व्हेन प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट इज टू बी रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आराम से लिख लें, कोई टेंशन की बात ही नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है बेटे। हम कोई जल्दी नहीं करेंगे बेटे, एक एक स्टेप करके कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे बेटे, नो टेंशन। बेटा चलिए अभी लिखते नहीं है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मैं फिर आपको बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं भी एक सेकंड के लिए स्लाइड बंद कर रहा हूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको अभी अभी यही बात बताई कि यूजर ऑफ द एसेट के पास दो ऑप्शंस होंगी और उसके पास पैसे कम होंगे। एक ऑप्शन होगी कि वो लीज पे ले ले और दूसरी ऑप्शन होगी कि वो लोन लेकर बाय कर ले, लोन लेकर बाय कर ले। क्योंकि बेटे पैसा तो है ही नहीं ना उसके पास, पैसा तो लिमिटेड है ना बेटे, लिमिटेड फंड्स आर देयर। बेटे फंड्स लिमिटेड हैं, तो लोन लेकर बाय कर दे, ये भी हो सकता है। लोन लेकर बाय कर दे, तो बेटे लोन लेकर जब बाय करेगा तो मैं कहूंगा ये कौन सा बेसिस है, ओनरशिप बेसिस। और ओनरशिप बेसिस का मतलब क्या है कि वो ओन कर रहा है। तो बेटे इस केस में सेक्शन 32 के तहत उसको उसको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कैन अवेल डेप्रिसिएशन, कैन अवेल डेप्रिसिएशन। बेटे उसको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? He can avail depreciation. He can avail depreciation. तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर वो बाय ऑप्शन में जाता है, बाइंग ऑप्शन में जाता है और लोन लेता है और फिर बाय करता है, तो उसको क्या क्या होगा। मैं लिख रहा हूं इन केस ऑफ, कंसेप्ट साथ में आगे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ बाइंग ऑप्शन यूजर ऑफ the asset can borrow the funds. User of the asset can borrow the funds as per
द लोन एग्रीमेंट, जो भी लोन एग्रीमेंट होगा बेटे, and can claim depreciation under section 32 of Income Tax Act 1961. It may also be noted that in case of buying, मतलब ओनरशिप हुई होगी ना बेटे, बाइंग दैट इज ओनरशिप ऑप्शन, स्क्रैप वैल्यू, बेटे जो कबाड़ी वाले को मिलते हैं पैसे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी enjoyed by user of the asset. आराम से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं। फिर मैंने लिखा एज पर लोन एग्रीमेंट, following can be the two arrangements, बेटा दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, फॉलोइंग कैन बी द टू अरेंजमेंट्स, लोन एग्रीमेंट के तहत दो अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक अरेंजमेंट नंबर 1, if amount of loan, that is amount of principal, is to be, लिख चुके हैं वैसे आप, फिर भी कोई बात नहीं, मैं प्यार से लिखवा रहा हूं, रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। एक तो ये हो सकता है बेटे, और दूसरा बेटे ये भी हो सकता है अरेंजमेंट नंबर 2। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अरेंजमेंट है। और बेटे दूसरा हो सकता है इफ अमाउंट ऑफ लोन along with interest is to be repaid in equal installments। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। लिख लिया। अब मैंने आपको अभी अभी एक केस स्टडी बताई है, आप उस केस स्टडी को देखें जो मैंने आपको बोला है, बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ये लिख लें आप, केस स्टडी लिख लें। लोन का अमाउंट है 5 लाख, उसी कंसेप्ट नंबर 7 में लिख रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 7 में लिख रहे हैं। लोन का अमाउंट है 5 लाख, लाइफ है 5 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। लोन का अमाउंट है 5 लाख, लाइफ है 5 साल और इंटरेस्ट रेट है 10%। आराम से बेटे, अब इसको हम दो तरह से रीपे कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रीपे करते समय कौन सा मेथड कब लगाना है। तो मैंने लिखा है, आप लिख लें पहले। वो कह रहे हैं अगर
प्रिंसिपल अमाउंट को हम बराबर बराबर में देंगे तो फिर क्या होगा? If principal is to be repaid in equal installments, तो बेटे बड़ा ही सिंपल है, बेटे बड़ा ही सिंपल है। लोन का अमाउंट है 5 लाख, इसका मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट है 5 लाख, इंटरेस्ट का रेट है 10% और लाइफ है 5 इयर्स। बेटे यही तो है। तो बेटे मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रीपेमेंट शेड्यूल। रीपेमेंट शेड्यूल, बेटे मैं पहले आपको शेड्यूल बता रहा हूं और फिर बताऊंगा कि मैं इसको करना क्यों चाह रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ रीपेमेंट शेड्यूल ईयर। बेटे प्रिंसिपल, बेटे इंटरेस्ट, बेटे आराम से 5 साल है। बेटे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और बेटे 1 लाख रुपए। प्रिंसिपल हम 1 लाख रुपए का दे रहे हैं क्योंकि बेटे 5 लाख को बराबर 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 भागों में देना है। और इंटरेस्ट बेटे 50,000, बेटे 40,000, बेटे 30,000, बेटे 20,000, बेटे 10,000। आराम से देख लीजिए, यही आएगा। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। जो जीता वही सिकंदर, वही सिकंदर, वही सिकंदर। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर। बेटे बेटे ये सीएस फाउंडेशन में भी किया हुआ आपने। ये देखिए, ये मैंने इसकी स्लाइड भी बना दी है। कितनी मेहनत की है बेटे। ईयर लिख दिया पहला कॉलम, फिर प्रिंसिपल लिख दिया और फिर इंटरेस्ट लिख दिया, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल को बराबर भागों में देना है, इंटरेस्ट के साथ नहीं। तो बेटे मैंने प्रिंसिपल को बराबर भागों में दिखाया। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। इंटरेस्ट 50, 40, 30, 20, 10। अगर मैं कहता हूं कि एग्रीमेंट दूसरा हो जाता है, कौन सा, मैं बताता हूं बेटे। इफ अरेंजमेंट नंबर 2, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अरेंजमेंट नंबर 2 हो जाए, मतलब इन केस लोन अमाउंट, इन केस लोन अमाउंट along with interest is to be repaid in equal installments। मैं कहता हूं लोन भी और इंटरेस्ट भी मिलाकर, जड़ी बूटी मिलाकर च्यवनप्राश बनाया और उसको बराबर भागों में देना है। मतलब उसको हम कहते हैं इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बेटे एक मूवी भी आई थी संजय दत्त की, EMI, EAI, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। बेटे इसमें 2 चीजें पहले से ही छुपी होती हैं, एक प्रिंसिपल
और एक इंटरेस्ट